हेलो फार्मा फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक सेल स्वेलिंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल स्वेलिंग होता क्या है। तो यार हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस करा था सेल इंजरी के बारे में। तो हमारी सेल इंजरी दो टाइप्स की होती थी, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी जो थी तो हम उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा अपनी सेल को वापस नॉर्मल कंडीशन में ले आते थे, पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ऐसा नहीं होता था। तो हमारा सेल स्वेलिंग जो आज का टॉपिक है ये रिवर्सिबल सेल इंजरी का एक भाग है। देख लेते हैं कि सेल स्वेलिंग होता क्या है। इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इज प्रेजेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आयन। तो मतलब कहने का ये है, ये हमारी कोई सेल मेम्ब्रेन है और इसके आउटर सरफेस पे एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप प्रेजेंट होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे आयन मूवमेंट के लिए, यानी सोडियम पोटेशियम आयन को इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ड्यू टू दिस excess of calcium ion and water accumulates inside the cytoplasm, so volume of cytoplasm is increased and this is called cell swelling. This pump required energy for function. तो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है इसको काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर इसे एनर्जी मिलेगी तो ये वर्क करेगा, अगर इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये वर्क नहीं करेगा। इन द केस ऑफ हाइपोक्सिया और इसेमिया the energy is reduced, so the sodium potassium ATPase pump stop working. तो जब हमारे शरीर में हाइपोक्सिया या फिर इसेमिया जैसी बीमारी हो जाती है तो तब हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करना बंद कर देता है। ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ कैल्शियम आयन एंड वाटर एक्यूमुलेट्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन एंड वाटर एक्यूमुलेट्स हो जाता है, सो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज इंक्रीज। तो हमारे साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जिससे हमारी सेल स्वेलिंग कॉज होती है, तो इसी को हम सेल स्वेलिंग कहते हैं। जब हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम करना बंद कर देता है तो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, जो साइटोप्लाज्म के अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब ये इंक्रीज हो जाता है तो हमारी सेल स्वेल हो जाती है। स्वेल मतलब सूज जाती है, और इसी को हम सेल स्वेलिंग कहते हैं। सेल स्वेलिंग अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल स्वेलिंग जो होता है वो एक्यूमुलेशन के कारण होता है वाटर के और कैल्शियम के। सोडियम पोटेशियम पंप डिपेंड ऑन द सेल एटीपी। तो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है वो डिपेंड करता है सेल एटीपी के, यानी से अगर उसको एटीपी एनर्जी मिलेगी तो वो वर्क करेगा, अगर एटीपी एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो वर्क नहीं करेगा। एनी इंजरी डेट रिजल्ट इन सफिशिएंट एटीपी प्रोडक्शन आल्सो कैन कॉज सेल स्वेलिंग। तो मतलब यह है कि अगर किसी इंजरी के कारण सफिशिएंट एटीपी प्रोडक्शन, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी हमारी सेल स्वेल हो जाती है, सेल स्वेलिंग प्रोसेस हो जाती है। द सेलुलर स्वेलिंग कॉज इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ ऑर्गन। जब हमारी सेल स्वेलिंग प्रोसेस होती है तो इसके अंदर हमारे ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है और उसका वेट बढ़ जाता है। द सेल स्वेलिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारी सेल स्वेलिंग जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब हमारी सेल स्वेल हो जाती है तो हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसकी नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं, तो इसीलिए हम इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। सेल स्वेलिंग के कोर्स देख लेते हैं। तो नंबर 1 की बात करें तो हाइपोक्सिया एंड इसेमिया। तो हाइपोक्सिया मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था। हाइपोक्सिया जो है हमारा, हाइपोक्सिया का मीन्स होता है रिड्यूस ऑक्सीजन। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा हाइपोक्सिया कोज होता है, और हाइपोक्सिया कोज होने से हमारी सेल स्वेलिंग हो सकती है। नंबर 2 की बात करें तो माइक्रोब्स। अगर हमारे शरीर में कोई माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई पहुंच जाए तो हमारे सेल स्वेलिंग हो सकती है। नंबर 3 की बात करें तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर के अगर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाए तो भी हमारे शरीर में सेल स्वेलिंग हो सकती है। इन्फेक्टियस एजेंट, अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसे एजेंट पहुंच जाए जो इन्फेक्शन कॉज करते हो तो ये हमारे शरीर में सेल स्वेलिंग को कॉज कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सेल स्वेलिंग हमारे शरीर में होती कैसे है। तो मैकेनिज्म ऑफ सेल स्वेलिंग। एनी सेलुलर इंजरी। तो अगर कोई एनी सेलुलर इंजरी या कोई भी इंजरी कॉज हो जाती है
तो डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन, तो हमारे शरीर में एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। आगे बात करें तो डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, तो जब एटीपी प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज हो जाता है तो उसके कारण हमारी डिक्रीज हो जाती है सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी, क्योंकि इससे सोडियम पोटेशियम पंप को वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब यहाँ पे एनर्जी ही डिक्रीज हो रही है तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी तो इसके कारण हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम और जल के मॉलिक्यूल्स की सांद्रता या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे सेल के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब सेल के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी सेल स्वेलिंग कॉज हो जाएगी। तो यार इस वीडियो में हमारा सेल स्वेलिंग पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।